शिक्षा आई, उसके बाद चेतना आई, चेतना से धीरे धीरे परिवर्तन आया और परिवर्तन होने के लिए वो लिखना आरंभ किया। बाबा साहब की किताब तो ऐसा है ना कि द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, जिसका मैंने अनुवाद खुद किया, कि मैं खुद दलित पैंथर रहा। मेरठ के अंदर 80 के दशक में मैंने बम बनाना सीखा। दलित समाज के लोगों की बड़ी घृणात्मक डायलॉग होते थे, हमने जाके हॉल के अंदर आग लगाई। माने जैसे तथागत को कहा जाता है भाई वो शांति के पुजारी थे, लेकिन तथागत ने खुद कहा भाई जब आप की सुरक्षा करनी है, दुश्मन का ये करना है, तो आपको तैयार होना चाहिए। पुष्पमित्र सुंग टू मोदी, मेरी अंग्रेजी में किताबें 500 पेज की पड़ी हुई है। 80 के दशक में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा आर्टिकल छापा ज्योतिराव फुले पर। ये किताबें इसलिए लिखी गई कि मैं उस रंग में रंग गया था पूरी तरह से, और मैं लिखता रहूँगा। तमाम अन्याय, तमाम जो पीड़ा हो रही है दलितों को, तमाम जो अस्मिता को रोंदा जा रहा है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मोहनदास नैमिष-राय। आप जानकर हैरान होंगे और मैं भी ताज्जुब में हूँ कि बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहेब के आंदोलन को, फूले पेरियार के आंदोलन को, बुद्ध, कबीर और रविदास महाराज के विचारों को किताबों के जरिए जो बढ़ाने वाले लोग हैं, उनमें मोहनदास नैमिष-राय का भी नाम शामिल है। अभी तो फिलहाल मेरे हाथ में 3 किताबें हैं जो आप देख रहे हैं। क्रांति पुरुष ज्योतिराव फुले पर ये उपन्यास है, ये महात्मा ज्योतिराव फुले पर उपन्यास है। सौराष्ट्र और कच्छ की बुद्ध गुफाएं, ये कच्छ और सौराष्ट्र की, आपको जानकर हैरानी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव में बड़नगर में सबसे बड़ी बुद्ध गुफाएं हैं, जिसको स्टोरी भी किया था द वीक ने, द सुद्रा ने, आप देख सकते हो वहाँ। और विपस्सना, मेडिटेशन, जीवन जीने की एक कला है। भारत मतलब बुद्ध में भारत, भारत की पहचान मतलब बुद्ध में भारत। तो ये तमाम किताबें हैं और ये तमाम अलग अलग सम्यक प्रकाशन की किताबें हैं जो बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे प्रकाशन हैं, लेकिन बात वो नहीं है किताबें, बात ये है कि ये जो किताबें पर काम हो रहा है, राजनीति पर भी लिख रहे हैं, इतिहास पर भी लिख रहे हैं और महापुरुषों पर भी लिख रहे हैं, ये आप तक पहुँचे और आप इसको पढ़ें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। आप कर्मकांड, अंधविश्वास, गरीबी, लाचारी, बेबसी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। नैमिष-राय जी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको जो तकलीफ़ें हुई इस इंटरव्यू की वजह से। कब ये आपका जो सफ़र है कब शुरू हुआ लिखने का? मेरा सफ़र तो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ संक्षेप में कि 1942 में मेरे पिताजी ने हाई स्कूल कर लिया था और मेरठ शहर में पहले तो नहीं, लेकिन संभवतः वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल किया एज ए दलित। मेरी बहनें पढ़ने जाती थी 1952-53 में, तो एक बड़ी बात है, मतलब महिलाएं दलित समाज की पढ़ने जाती थी, तो शिक्षा का जो उजाला हुआ वो मेरे घर में मतलब हुआ बहुत पहले। शिक्षा से बहुत सारी बातें आगे बढ़ती हैं, पढ़ने लिखने की बात आगे जाती है। इसमें एक विशेष तत्व यह है कि मेरठ की हर तीसरी गली में, हर चौथे मोहल्ले में प्रेसें थी, प्रेस लगी हुई थी, मतलब छपते थी, प्रिंटिंग बहुत सारी अथाह, और बहुत सारे राइटर रहे हैं, अभी समय नहीं है उनके बारे में बताने का। लेकिन मेरठ एक सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से बारे में बताइए कि आपने वही मैं बता रहा हूँ कि उसकी पृष्ठभूमि रही कि मेरठ में एक बड़ा मेरे को परिवेश मिला, शिक्षा आ गई। और एक विशेष बात जो अभी इस दरमियान बतानी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ हमारे माने कॉलोनी में वो रखी हुई हैं, उस समय रखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय लगभग 1965 में बना, तो ये एक विशेष बात थी कि जो शिक्षा आई, उसके बाद चेतना आई, चेतना से धीरे धीरे परिवर्तन आया और परिवर्तन होने के लिए वो लिखना आरंभ किया। मैं जब विद्यार्थी था तो एक PS मौर्य थे,
मुश्किल से चौथी पांचवी जमात पढ़े लिखे, भीम सैनिक अखबार निकाला, तो मैं वहाँ से मेरा प्रशिक्षण शुरू हुआ। उस अखबार में मैं कुछ काम करने लगा। उम्र होगी मेरे ख्याल से 13-14 साल, 15 साल। 15 साल की उम्र से आपने काम शुरू कर दिया लिखने पढ़ने का? लिखने पढ़ने का तो लगभग 11-12 साल से ही शुरू हो गया था। 11-12 साल से जी। और अभी किस उम्र में लिख रहे हैं अभी तो 75 उम्र हो गई है। कितनी किताबें लिख दी हैं आपने? कितनी लगभग किताबें आई हैं? 88 किताबें तो छप चुकी। किस जो खास किताबें जिसका आप नाम जरूर खास शेयर- किताबें भारतीय दलित आंदोलन अभी छापा है राजकमल ने। पूरे 300 साल का इतिहास है भारतीय दलित आंदोलन, जिस पर ना मुझसे पहले काम हुआ ना मेरी किताब छपने के बाद हुआ। भारतीय दलित आंदोलन एक बड़ा जो आपको 300 साल का सामाजिक परिवर्तन का इतिहास, 300 साल का। दूसरी किताब जिसको आप दूसरी शेयर करना किताब चाहें? मेरी आत्मकथा पहली, अपने अपने पिंजरे। अच्छा, हिंदी की आपकी- पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा। वो कहाँ से छपी है? वो वाणी प्रकाशन से छपी है। 88 में तीसरी किताब जो आपको आपके बहुत करीब हो। वैसे तो लेखक के करीब सारी और किताबें होती हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी फिर एक किताब 100 दलित आत्मकथाएं, 100 दलित आत्मकथाएं वो भी छप गई। इसमें 100 महापुरुषों की कहानी है। नहीं, महापुरुष भी कह सकते हैं, राइटर भी कह सकते हैं, सारे- आत्मकथाएं छपी हैं। अच्छा। 100 दलित आत्मकथाएं हम्म, पूरे देश से। आप किस वीरांगना झलकारी बाई नॉवेल आया है, वीरांगना झलकारी बाई। झलकारी बाई पर? जी, वहीं झांसी जाकर उसको मैंने लिखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि जो युद्ध लड़ा था जिन्होंने, उनका नाम झलकारी बाई था। ये यही है ना? अच्छा, ये आप पर किन किताबों का प्रभाव है? मुझ पर दो विशेष व्यक्ति या महापुरुष हम कहेंगे अब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का क्यों? राहुल सांकृत्यायन का इसलिए कि, और मैं ये कहता हूँ अभी कभी कभी, कि राहुल सांकृत्यायन पूरी दुनिया के तो नहीं लेकिन देश के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यायावरी जीवन बिताया, घर से घूमते बाहर, रहे स्टेट से बाहर। और मैं यानी कि मोहनदास नैमिषराय वो दूसरा व्यक्ति होगा जो माने घर से बाहर, स्टेट के बाहर, वो मतलब लिखना पढ़ना, इंटरव्यू लेना। तो राहुल जी को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी तथागत की रचनाएं थी, बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें थी, वो काफी बाहर से लाए। रेशनल लेखक हैं वो, बुल्गा से गंगा, ये सारी लिखी उन्होंने। बहुत सारी तुम्हारी क्षय और बहुत तिब्बत सारी जाकर कहानियां बहुत उन्होंने लिखी काम किया। उन्होंने। और मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी अगर वो किताबें नहीं लाते तो उतना काम नहीं हो कभी पाता। मुलाकात हुई उनसे? नहीं, नहीं। तो उतना काम नहीं हो पाता। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अनपब्लिश्ड वॉल्यूम्स छपे भारत सरकार के द्वारा, वो वसंत मोहन, ही वाज द डेप्टी कलेक्टर, उनके द्वारा ये काम अगर नहीं हो पाता तो वो बाबा साहब के वॉल्यूम्स बाबा नहीं साहब छप की पाते। किस किताब से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? जी, बाबा साहब की किताब तो ऐसा है ना कि द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, जिसका मैंने अनुवाद खुद किया, और मैंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और जिस पर उनकी PhD है। काफ़ी किताबें बाबा साहब ने लिखी हैं। और मैं तो चूँकि बार बार बम्बई जाता रहा, मराठी भाषा सीखी, तो मतलब हाँ, आप 3 भाषाएं जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी। तो मैं और मराठी कैसे सीखे बाबा साहब को? मराठी भाषा ऐसी सीखी कि सबसे पहले मेरी मुलाकात नामदेव धसाल से हुई 80 के दशक में। दया पवार और राजा ढाले, मतलब इन लोगों से मिलना था। नामदेव धसाल से मिले आप? कम से कम 8-10 बार। तो पैंथर के लिए भी काम किया आपने? मैंने लिखा, मैं खुद पैंथर रहा। और अगर आप चाहें दलित तो पैंथर, दलित पैंथर की बात नामदेव धसाल की कविता सुनाइए जो बहुत पसंद है मुझे भी। एक दो उनकी कविता। नहीं, नामदेव धसाल की कविता तो ऐसा है ना कि कविता में चलिए कोई नहीं, मैंने 2 बातें मैं बता रहा हूँ कि गोल पीठा जो उनका कविता संग्रह है, मैंने खुद अनुवाद किया मराठी। अच्छा है, मराठी से हिंदी किया आपने? हाँ, मैंने मतलब साथियों की मदद से, रजनी तिलक और शेखर। तो ये 88 हिंदी की पहली किताब, 88 किताब की जो लंबी आपने जो और वो बात मैं बीच में जो भूल जाता हूँ, मैं बताना जरूरी है
कि मैं खुद दलित पैंथर रहा। मेरठ के अंदर 80 के दशक में मैंने बम बनाना सीखा। नहीं, पैंथर बम नहीं सुन बनाते लीजिए, थे, नहीं बाबा नहीं, साहब हाँ हाँ, आंदोलन बम चलाते भी थे। बनाते थे भाई। आप बात तो सुन लीजिए मेरी, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। पैंथर के लोगों ने मतलब अब यही तो बात है, अब आप भी हिंसा जानते नहीं हैं। थी, अम्बेडकराइट हिंसक नहीं होते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। अम्बेडकराइट माने जैसे तथागत को कहा जाता है भाई वो शांति के पुजारी थे, लेकिन तथागत ने खुद कहा भाई जब आप की सुरक्षा करनी है, दुश्मन का ये करना है, तो आपको तैयार होना चाहिए। आत्मरक्षा। जी, आत्मरक्षा में वो बात बता रहा हूँ। आज हम लोग किताब पर रखते हैं। नहीं, वो बात सुन लीजिए 1 मिनट की। सुनिए ना, आज मेरठ लंबा हो में, जाएगा। लंबा नहीं, मेरठ में छोटे छोटे बम बनाना उस समय 70 के 80 के दशक में जब फिल्में चल रही थी, तुम 19-20 और उस तरह की हमारे मेरठ में आती थी, दलित समाज के लोगों की बड़ी घृणात्मक डायलॉग होते थे। हमने जाके हॉल के अंदर आग लगाई, माने जाके उस दौरान आप जेल चले वो जाएंगे इस चीजें तरह हुई। की सिक्योरिटी कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं, आप। आज तो का समय है, जो दलित समाज ने हमेशा संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है, कलम किताब और संविधान से। किताब से मेरी किताब आ रही है रिटर्न टू रामराज। माने आप समझ लीजिए कि वो जो अपना जो हत्यारा था, माने पुष्पमित्र सुंग, पुष्पमित्र सुंग टू मोदी। मेरी अंग्रेजी में किताबें 500 पेज की पड़ी हुई है। छापेगा कोई? छापेंगे, मैं लिख दिया अंग्रेजी में किताब, बड़ी मेहनत की है, NRI के लोगों ने मुझे मदद की है। तो छापेगा कोई? यहाँ बात हुई कोई छापेगा, मतलब ऐसी अच्छा, क्या बात ये है? ज्योतिराव फुले पर उपन्यास का क्या ये आइडिया कैसे आया? ये तो ऐसा है ना कि देखिए 80 के दशक में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा आर्टिकल छापा ज्योतिराव फुले पर। पहला आर्टिकल उत्तरी भारत में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ग्रंथों में छापा। उसकी समीक्षा सुरेंद्र मोहन जी ने लिखी, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, इंडिया टुडे में छपी। उसके बाद ये किताब लिखने का शनिवार वाला देखा मैंने, जहां पेशवाई लोग अय्याशी करते थे, माने शनिवार वाला जानता हूँ। पूना रहा, पूना कम से कम 20 बार गया, बम्बई कम से कम 50 बार गया, मैं नागपुर गया, भंडारा गया, सब जगह जाना होता था। तो ये किताबें इसलिए लिखी गई कि मैं उस रंग में रंग गया था पूरी तरह से। मेरी जो भावनाएं हैं आहत होती थी जब मैं जाता था, तो मुझे ऐसा लगा भाई ये किताबें लिखना जरूरी है। देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को बताना जरूरी। आज तो लोग जान गए, अब फातिमा शेख के बारे में कौन जानता? देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख। तो ये सब चीज़ें जो छुपी हुई थी, लोग नहीं जानते, उनको बताना मेरा कर्तव्य था, इसलिए आगे ये क्या किताब तय लिखी। किया? आगे भी अभी और भी कुछ शिक्षाएं दमित है, या लगता है कि अब ये सिलसिला और आगे जाएगा? तो आगे क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? कर्नल टाड आप जानते होंगे, देश के पहले इतिहासकार, राजस्थान का इतिहास लिखा 1860 और फिर आगे भी लिखा। उनकी किताब अंग्रेजी की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 1800 पेज की मैंने पढ़ी। उन्होंने अंतिम समय तक उनके हाथ में कलम था लिखते हुए। तो यही मेरा उद्देश्य है, मैंने लिखा कि मेरा जब अंत होगा, अंतिम समय तक मेरे हाथ में कलम होगा और मैं लिखता रहूँगा। तमाम अन्याय, तमाम जो पीड़ा हो रही है दलितों को, तमाम जो अस्मिता को रोंदा जा रहा है, तमाम जो मतलब खुराफातें हो रही हैं, उनके खिलाफ मैं लिखता रहूँगा। तो नैमिष मोहनदास नैमिष राय एक सिर्फ लेखक ही नहीं है, एक विचारक भी हैं, और ख़ासकर जो इस देश में जो गैर बराबरी है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या लिंग के आधार पर हो, या क्षेत्र के आधार पर हो, उनके खिलाफ परखर आवाज़ हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी किताबों को आप सर्च कीजिए, डिजिटल दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में सब आसान है, और उसको पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पक्का विश्वास है कि इस देश के मजबूती के लिए, इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार किताब है, विचार है, कलम है, और बाबा साहब का संविधान है। और मोहनदास नैमिष राय जी उसी पूरे विचारधारा को, उसी पूरी मजबूत भारत बनाने के लिए, एक शिक्षित भारत बनाने के लिए लगातार कलम चला रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि वो जब तक रहेंगे तब तक
शब्दों की जो ताकत है उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, और मेरी वजह से जो भी माफ़ी हुई उसके लिए मैं माफ़ी जी चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरी बातचीत पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।